अभी जो आपने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 19th ऑफ अक्टूबर 2022। तो गाइज आज है तारीख 19 अक्टूबर 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है ईस्ट चाइना सी को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, यहाँ पर कौन कौन सी आइलैंड कंट्रीज़ आपको नज़र आती हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बेसिकली इंडियन कोल से संबंधित है, यानी कि जो कोयला है उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। देखो नीचे ना आपको यहाँ पर 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। बताना यह है कि इन तीनों में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन कोल की देखने को मिलती हैं। ये तो क्वेश्चन आधा हुआ, बाकी इसका हिस्सा नीचे देखने को मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, क्योंकि जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, इनमें से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या तीनों की तीनों भी इस कोयले की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो इसको अच्छे से यहाँ पर पढ़ना, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि इंडियन कोल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती हैं। पहला हाई ऐश कंटेंट, दूसरा लो सल्फर कंटेंट, तीसरा लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर। फिर उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल इंडियन कोल के ही हैं। तो उसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। ये आपने जो स्टार्टिंग में वीडियो देखा था, ये गाज़ियाबाद सोसाइटी का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर इसके ऊपर पब्लिश हो रहे थे। जैसा आप लोग यहाँ पर देखोगे ना, तो ये व्यक्ति यहीं पर फ्लैट में कहीं रहता होगा और ये एंटर कर रहा था। एंटर जैसे ये कर रहा था तो पीछे से गार्ड ने पूछ लिया होगा, पूछ लेते हैं गार्ड, आपको पता होगा, जो भी रहता है उन्होंने देखा होगा, नाम पूछ लिया जाता है या फ्लैट नंबर पूछ लिया जाता है एक इन्फॉर्मेशन के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर अपना काम ही किया था, लेकिन यहाँ पर ये फ्लैट नंबर नाम पूछने पर यह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भड़का और भड़कने के बाद में पहले यहाँ पर निकल कर आकर एक स्लैप कर दिया। उसके बाद में गार्ड ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। तो उसके बाद आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा ये एग्जैक्टली क्या देखने को मिला है। जबकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है इन्होंने अपना काम किया, साथ ही साथ में इनको एक अप्रिसिएशन देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक अपना काम करते हुए ये चीज़ मेंशन करी है कि हाँ सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ऐसा होता रहता है यार, देखो इनका काम है, इनको कंफर्म करना है, पूछना है, आपका नाम पूछे, आपका फ्लैट नंबर पूछे तो आप सीधा बता दो ना। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपका जो ये फ्लैट है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड इतना एक्टिव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उनकी ड्यूटी है उसकी रिस्पेक्ट करने की बजाय यहाँ पर इस प्रकार से ये जो प्रॉब्लम है ये अभी क्रिएट हुई है, जिसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों ने यहाँ पर देखे भी होंगे। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या रखते हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर बता सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, वो बस खाली एक छोटा सा ऐसे ही आर्टिकल यहाँ पे लगाया गया था। अगला आर्टिकल जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ निकल कर ये आती है। कल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, केदारनाथ के अंदर अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है कल, और उस हेलीकॉप्टर के अंदर जो 6 यात्री थे उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई है।
और साथ ही साथ में आप कह सकते हो जो पायलट हैं वो उनकी भी यहाँ पर मृत्यु हो गई है इस पूरे क्रैश के अंदर। ये कुछ पिक्चर्स आपको कल इंटरनेट पर देखने को मिली थी। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चलाया गया है, लोगों को बेसिकली आप कह सकते हो कि बचाने के लिए गए तो थे यहाँ पर जो रेस्क्यू पर्सनल हैं, बट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि हेलीकॉप्टर जिस प्रकार से क्रैश हुआ है ना, उसके बाद से किसी के बचने की संभावना बहुत ज़्यादा कम थी। तो लगभग यहाँ पर 7 लोगों की टोटल जान गई है। 6 तो लोग यहाँ पर पिलग्रिम्स थे जो कि यात्रा करने गए थे, घूमने गए थे। उसके बाद में आप देखोगे एक खुद यहाँ पर पायलट थे और ये 7 लोगों की यहाँ पर जान गई है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के अंदर। हुआ क्या था, ये सब केदारनाथ श्राइन से लौट रहे थे। अब जैसे ही लौट रहे थे तो ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। उत्तराखंड के पास में गरुड़ चट्टी है, वहाँ पर ये क्रैश होता है। बोला ये जा रहा है कि हेलीकॉप्टर डायरेक्टली जो पहाड़ी है उससे हिट हुआ है और उसके बाद यहाँ पर वो गिर गया है, वो पूरी तरह से बर्स्ट हो गया है। फिर मेंशन ये भी किया जाता है, जो उत्तराखंड का सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, वो ये बोलते हैं कि देखो कोहरा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा कोहरा था और कोहरे में दिखाई पड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर बनी थी, डेंस फॉग था जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ। नाउ फिर उसके बाद बताया जाता है कि ये जितने भी लोग थे तमिलनाडु के थे, गुजरात के थे और जो पायलट थे वो यहाँ पर महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है, डेफिनेटली एक दुखद घटना है, कल काफ़ी चर्चा हुई है। लेकिन अब इस आर्टिकल के बेसिस पर आपने केदारनाथ के बारे में ज़रूर से पढ़ लेना है, क्योंकि केदारनाथ अभी लगभग आज से 2-2.5 महीने पहले भी लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। बादल फटने वाली न्यूज़ आपको पता होगा, तो उसकी वजह से भी न्यूज़ में था। फ्लड आया था, उसकी वजह से भी न्यूज़ में था। तो केदारनाथ लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। तो अच्छे से केदारनाथ की लोकेशन बहुत ध्यान से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि टेम्पल्स को लेकर हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं। चलो फिर मैं आपको यहाँ पर कुछ एक स्टैटिक सा पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट डेटा डायरेक्टली प्रोवाइड करवाता हूँ, आपको कहीं पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की, तो लॉर्ड शिव जी को डेडिकेट किया गया है, सभी लोगों को पता है। तो लॉर्ड शिवा को यहाँ पर ये पूरा मंदिर डेडिकेटेड है। साथ ही साथ में लगभग बोला जाता है कि 1200 साल पुराना आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। इस टेम्पल को बनाया गया था आदि शंकराचार्य जी के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और आपको पता होगा अब की बार आदि शंकराचार्य जी को लेकर एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, तो इनके थ्रू यहाँ पर इसको बनाया गया था। और जो आपको केदारनाथ टेम्पल देखने को मिलता है, यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी देखने को मिलेगा। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है अलग अलग जगह पर, अलग अलग मंदिरों के अंदर, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग आपको केदारनाथ में भी देखने को मिलता है। बाकी ये जो टेम्पल है काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो कि 3500 मीटर्स अबव द सी लेवल, ये बेसिकली पूरा का पूरा एग्जैक्ट डेटा देखने को मिलेगा। इतनी ऊंचाई पर ये टेम्पल देखने को मिलता है। अब इतनी ऊंचाई पर है, लगातार बर्फ़ पड़ती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें पूरे साल के अंदर तो टेम्पल लगातार बर्फ़ में कवर ही रहता है। और जब विंटर्स आते हैं, जब जाड़े आते हैं, तो सिचुएशन वहाँ पे और ख़राब होने लगती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगती है, सब कुछ ढक जाता है। तो विंटर्स के टाइम पर होता क्या है कि टेम्पल में से जो यहाँ पर डीटी हैं, जो हमारे देवता हैं, उनको नीचे गांव में लेकर आया जाता है। यानी कि टेम्पल को बंद कर देंगे और टेम्पल को ठंडियों में बंद करने के बाद में जो डीटी हैं, जो हमारे देवता हैं, उनको लेकर नीचे गाँव है एक उखीमत, वहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है ना। और जैसे जैसे यहाँ पर ये फिर जाड़े ख़त्म होते हैं, सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, गर्मियाँ पड़ना स्टार्ट होती हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होना स्टार्ट होता है, वेदर इंप्रूव होता है, तो वापस से यहाँ पर हम अपने देवता को नीचे विलेज से ऊपर लेकर जाते हैं टेम्पल में, यानी टेम्पल वापस से रीओपन होता है गर्मियों के समय पर। अब मेंशन ये किया जाता है कि जब आप इस मंदिर को देखोगे ना, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो स्लैब ऑफ स्टोन्स हैं, बड़े बड़े स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों से यहाँ पर ये बना हुआ है। साथ ही साथ में एक बात और ध्यान रखना, केदारनाथ टेम्पल का जो गर्भगृह है, गर्भगृह मतलब कि जो मेन जगह आपको देखने को मिलती है मंदिर की, जो भी टेम्पल होता है ना, जब भी आप लोग टेम्पल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें एक मेन जगह होती है बिल्कुल अंदर, जिसको हम लोग गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ पे जाकर पूजा की जाती है। तो इस टेम्पल के अंदर गर्भगृह भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमारे मेन देवता बैठते हैं। ठीक है ना, मेन देवता का आपको स्टैचू देखने को मिलेगा, ऐसा आप कह सकते हो। साथ ही साथ में जो लॉर्ड शिवा का आपको यहाँ पर पूरा शिवलिंग देखने को मिलता है कोनिकल फॉर्म में, जो ये फॉर्मेशन है इसको बेसिकली बोला गया है ये सदशिवा फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। जो प्रेजेंट टाइम पर टेम्पल है केदारनाथ टेम्पल, इसको बनाया गया था लगभग 8th सेंचुरी AD में बाय आदि शंकराचार्य। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया है। टेम्पल के बाहर आपको नंदी महाराज बैठे हुए देखने को मिलेंगे, वो भी यहाँ पर एक मतलब सिंपल सी बात है, वो आप लोगों ने पिक्चर के अंदर देखा है, इसमें कुछ याद रखने वाली बात है नहीं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। जब आप लोग टेम्पल को देखते हो तो ये बना हुआ है मंदाकिनी नदी के किनारे।
मंदाकिनी नदी के किनारे आपको ये पूरा टेम्पल केदारनाथ देखने को मिलेगा। तो मतलब मंदाकिनी नदी भी पढ़ लो साथ ही साथ में, इम्पॉर्टेंट है, काम में आएगा। मंदाकिनी नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो मंदाकिनी नदी एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, किसकी? अलकनंदा की। अलकनंदा रिवर की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ट्रिब्यूटरी को लेकर भी क्वेश्चन बना था। आपको याद होगा 2016 में ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर वो क्वेश्चन बना था कि ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। क्लियर हुआ? नाउ जब हम लोग मंदाकिनी नदी की बात करते हैं तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग में के बीच में बहती है। और ये कहाँ से निकलती है? वेरी इंपॉर्टेंट, मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबारी ग्लेशियर से। देन उसके बाद में ये बहती भी आती है और जाकर सोनप्रयाग के अंदर जो सोनगंगा रिवर है वहाँ पर मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। फिर एट द एंड अगर हम लोग बात करें तो जाकर अलकनंदा नदी में जाती है। अलकनंदा नदी की बिल्कुल यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और फिर जाती हुई यहाँ पर ये बहती हुई गंगा के अंदर मिल जाती है। तो ये बिल्कुल आपको इस प्रकार से फ्लो देखने को मिलेगा। तो फ्लो को एक बार और ध्यान से एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी नदी मर्ज होती है सोनगंगा नदी से सोनप्रयाग के अंदर। फिर उसके बाद में एंड में अगर हम लोग देखें तो अलकनंदा से जुड़ती है। अलकनंदा की बेसिकली यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। फिर उसके बाद में ये बहती हुई गंगा में चली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये आर्टिकल में कुछ बैकवर्ड जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्चुअल डेटा है, वो यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब देखो अगले आर्टिकल को जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे चर्चा की जा रही है इंटरपोल के बारे में, और हम लोग पिछले 3-4 दिनों से लगातार इंटरपोल को पढ़ रहे हैं। तो हुआ क्या, इंटरपोल की मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई है। बहुत लंबे समय बाद इस प्रकार की ये मीटिंग देखने को मिली है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरे मीटिंग को एड्रेस किया है, और इस मीटिंग को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने बहुत सारे कंसर्न्स, अपनी चिंताएं व्यक्त करी हैं कि दुनिया भर में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर दुनिया भर की कंट्रीज़ को साथ में मिलकर कोऑपरेट कर काम करना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि देखो दुनिया भर की कंट्रीज़ को बेसिकली साथ में आना होगा, साथ में मिलकर एफर्ट लगाने होंगे अगर क्राइम को डिफीट करना है, क्राइम को हराना है, तो अपराध को हराना है। तो पीएम मोदी यहाँ पर बोलते ये हैं कि देखो हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की आवश्यकता है, साथ में कंट्रीज आ जानी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, जो आज के टाइम पर टेररिज्म का खतरा है, करप्शन, ट्रैफिकिंग, पोचिंग, तो ये जितने भी क्राइम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, इन सब को हम लोग टैकल कर सकें, इन सब ऑफेंसेस को टैकल कर सकें। और आज के टाइम पर ये ऑफेंसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जब ये थ्रेट इंक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, कोई एक कंट्री अपने आप में काम करके उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर सकती है, कोई एक कंट्री नहीं निपटा सकती है, क्योंकि जो थ्रेट है ना, ये दुनिया भर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये टाइम है ऐसा कि दुनिया भर की कंट्रीज़ को साथ में आना होगा। साथ में आने के बाद में यहाँ पर इन सभी थ्रेट्स को, इन सभी खतरों को यहाँ पर ख़त्म करना होगा। ये बात पीएम मोदी ने कब बोली है? जो 90th, ध्यान रखना, 90वां इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है, दिल्ली में हुई है, उसी को एड्रेस करते हुए इन्होंने ये बात रखी है। साथ ही साथ में बोलते हैं ऑनलाइन थ्रेट के बारे में। ऐसे ही आपको ऑनलाइन बेसिस पर बहुत सारा थ्रेट देखने को मिलता है, तो उसको लेकर भी कोई एक कंट्री लोकल वे में अकेले यहाँ पे ये इन सारी प्रॉब्लम से टैकल नहीं कर सकती, इन सारी प्रॉब्लम से लड़ नहीं सकती। तो इसके लिए सभी कंट्रीज़ को साथ में डेफिनेटली आना होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरपोल के अंदर आप देखोगे ना, तो इंटरपोल के अंदर यही एक पर्पज़ है कि दुनिया भर की कंट्रीज़ की जो पुलिस हैं वो आपस में अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करती हैं, इनके बीच में एक कोऑपरेशन रहता है। भारत की साइड से इंटरपोल के अंदर कौन रिप्रेजेंट करता है? तो भारत की साइड से यहाँ पर सीबीआई आता है ना, ये आपको पता होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत को रिप्रेजेंट करता है इंटरपोल के अंदर। ऐसे ही अलग अलग देशों की जो पुलिस है ना, वो इंटरपोल के माध्यम से आप कह सकते हो आपस में जुड़ जाती है। अब कोई व्यक्ति, कोई वांटेड पर्सन जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरे पर्टिकुलर कंट्री के अंदर भाग रहा है, तो बेसिकली उसके लिए इंटरपोल के ज़रिए एक नोटिस जारी किया जा सकता है, और उस नोटिस के ज़रिए उसे किसी भी देश के अंदर पकड़ा जा सकता है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो आप ऐसा कह सकते हो, इस प्रकार से यहाँ पर ये इंटरपोल वर्क करता है, जैसा हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया है, उससे पहले परसों भी डिस्कस किया है, ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर इस मीटिंग के बारे में ध्यान रखना। एक पहली बात जो कि एग्ज़ाम के लिए, खासकर वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि इंटरपोल जनरल असेंबली की मीटिंग कहाँ पे हुई है, ये 90वीं मीटिंग कहाँ पे हुई है, वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाएगा, जो वनडे एग्जामिनेशन है। बाकी जब कल मैंने आपको पढ़ाया था तो एक बात और बताई थी, इंटरपोल का हेडक्वार्टर मैंने आपको पढ़ाया था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है उस प्लेस का नाम नीचे लिखना है सभी लोगों को। फिर एट द लास्ट जब मीटिंग खत्म हो रही थी तो पीएम मोदी यहाँ पर एक चीज़ और बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि देखो हम लोगों को ना अब एक इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को बनाने की आवश्यकता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी हो जो कि क्या करे,
जो कि सब सारी कंट्रीज़ को और ज़्यादा पास लेकर आए, इनके कम्युनिकेशन को सिक्योर किया जाए, है ना, अर्ली डिटेक्शन सिस्टम को लेकर आया जाए, वार्निंग सिस्टम को लेकर आया जाए। तो ये काम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, जिससे कंट्रीज़ साथ में मिलकर सारे जो क्राइम्स है ग्लोबल लेवल पर हो रहे हैं, दुनिया भर के अंदर जो क्राइम्स हो रहे हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक का, जो कि रोज़ाना रहता है और आप लोग रोज़ाना अचीव भी करवाते हो। तो आज भी आप लोग को ये काम करना है और इस टारगेट को पूरा करना है। साथ ही साथ में मेरे साथ में आप लोग पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना और इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वीडियो के अंदर, उसका पार्टिसिपेशन क्या करो, यानी कि उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश क्या करो। आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना हम दोनों का एंगेजमेंट बढ़ता रहता है। मतलब मैं आप लोगों को जानने लगता हूँ, नाम पता होते हैं, फिर उसके बाद में प्रोफाइल पता होती है। तो इस वजह से यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँ उनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश किया करो। नहीं पता है तो पढ़ कर यहाँ पर फिर उसके बाद में उसको सॉल्व कर दोगे तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्यों? जब पढ़कर सॉल्व करोगे तो और लंबे समय तक वो याद रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जापान ने मांग करी है जीआई टैग की। जीआई टैग किस चीज़ के लिए? फॉर निहोंशु। निहोंशु क्या है? तो बेसिकली एक अल्कोहलिक बेवरेज है, आप ऐसा कह सकते हो। तो अल्कोहलिक ड्रिंक कह सकते हो। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए यहाँ पर जीआई टैग की मांग करी है जापान ने। तो जापान की जो एम्बेसी है आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है। अलग अलग कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ आपको न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलती हैं। मतलब किसी भी देश के कैपिटल में ही ज़्यादातर अलग अलग देशों की एम्बेसीज़ होती हैं। तो अभी इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया है। कहाँ पे एप्लीकेशन फाइल किया? चेन्नई के अंदर जो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है ना, क्योंकि यहीं पर आप लोग को एप्लीकेशन फाइल करना होगा। ये ऑफिस की साइट से आपके इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन एक प्रोवाइड करवाया जाता है, एक पहचान आपके प्रोडक्ट को मिल जाती है। तो जापान ने इस प्रकार से यहाँ पर एप्लीकेशन दिया। किस चीज़ के लिए? अपने निहोंशु के लिए। निहोंशु एक अल्कोहलिक बेवरेज है, मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली बताया इसके बारे में। तो बोला यह जा रहा है कि ऐसा आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि जापान ने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल किया है और जीआई टैग की मांग करी है। और डिटेल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जापान ने निहोंशु के बारे में काफ़ी सारी बातें लिख कर दी हैं। जैसे निहोंशु बनता है फर्मेंटेशन से, यानी कि जो चावल होता है ना, उस चावल का फर्मेंटेशन किया जाता है ना। क्वेश्चन ये है कि फर्मेंटेशन क्या होता है? देखो, फर्मेंटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो शुगर होता है, जो चीनी होती है ना, किसी भी चीज़ के अंदर आपको जैसे राइस के अंदर आपको जो शुगर देखने को मिलेगा ना, उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसको अलग अलग एंजाइम से तोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर कर, उनके एंजाइम्स का इस्तेमाल कर कर जो राइस होगा उसको शुगर में ब्रोक डाउन कर दिया जाएगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो ये एक अलग से यहाँ पर फर्मेंटेशन का आपको ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। बोला यह गया कि जो लोग हैं वो बहुत लंबे समय से ही इस ड्रिंक को जानते हैं, यानी कि इस निहोंशु के बारे में काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है। क्योंकि जो जापान के अंदर अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं या फिर शादी होती है, किसी का फ्यूनरल होता है, तो उस दिन पर आप कह सकते हो कि इस निहोंशु को कंज्यूम किया जाता है, इसको पिया जाता है। जापान के कल्चर और लाइफस्टाइल के अंदर बहुत लंबे समय से ये निहोंशु एक हिस्सा बना हुआ है, ये बात रखी गई। उसके बाद में बोला गया कि जापान का जो ये मार्केट है पूरा का पूरा, इसमें ये सेकंड नंबर पर आने वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली लिकर है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। निहोंशु को बनाने के लिए 3 चीज़ें लगती हैं, 3 कच्चा माल लगता है, आप ऐसा कह सकते हो। कच्चे माल में क्या क्या है? एक तो लगता है राइस यानी चावल, दूसरा लगता है कोजिकिन, एक प्रकार का यहाँ पर ये फंगाई है, ठीक है ना, फंगल स्पोर है, और तीसरा लगता है पानी। इन तीनों से यहाँ पर फर्मेंटेशन करने के बाद में इस अल्कोहल बेवरेज को बनाया जाता है। नाउ ये जो प्रोडक्शन है इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये पहली बार कुछ ऐसा होने वाला है कि जापान ने इस प्रकार से एक रजिस्ट्री फाइल करी है और जीआई टैग की मांग करी है कि हमारे इस सामान पर एक जीआई टैग दे दिया जाए। जापान लास्ट में ये भी बोलता है कि इन्होंने यहाँ पर जब इस एप्लीकेशन को फाइल किया तो उन्होंने बोला कि निहोंशु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान की जो इकोनॉमी है ना वो भी इसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी यहाँ पर ग्रो होती है इस निहोंशु की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसका कंजम्पशन भी करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसका डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट कंट्री की इकोनॉमी पर देखने को मिल जाता है।
ठीक है ना। बाकी जो इसका प्रोडक्शन वगैरह है वो सब होता है सरकार के कंट्रोल के अंदर, ये भी जापान ने मेंशन किया है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को देखते हुए वो इसके ऊपर एक जीआई टैग की मांग करते हैं। जैसे आपको पता होगा रिसेंटली मिथिला जो मखाना है उसको जीआई टैग मिला था, तो जीआई टैग यहाँ पर देने के बारे में चर्चा की जाती है। इससे होगा क्या, इससे उस प्रोडक्ट की जो पहचान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। आप कह सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पहचान बढ़, जैसे अगर हम लोग भारत के अंदर बात करें तो जीआई टैग मान लो किसी चीज़ को दिया तो उस एरिया में वो माना जाता है कि वो सामान बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला है। अब कोई व्यक्ति जब खरीदता है ना तो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदना पसंद करता है, या फिर कोई विदेश वाला कोई देश ही है, मतलब विदेशी कंट्री है कोई, अगर वो हमसे यहाँ पर कुछ परचेज़ करना चाहती है तो जीआई टैग को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो जीआई टैग अगर किसी भी सामान को मिल जाए तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और अब बेसिकली जो जीआई टैग मिलता है ना वो भी एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर इससे क्या होता है, आप कह सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया का, जहाँ पर जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल रहा है उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है ओवरऑल वो भी डेवलप होने लगती है, उस एरिया को भी बहुत ज़्यादा पहचान मिलने लगती है। ठीक है ना, तो आप ऐसा कह सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। कैसे, आओ समझते हैं इसको। देखो आपके एग्जाम के अंदर जीएस पेपर नंबर 3 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टॉपिक है, वहाँ से आप इसको लिंक कर पाओगे। तो जीआई टैग मैंने आपको बताया कि जीआई टैग बेसिकली यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है जब उसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी होती है उसी के बेसिस पर। अब ऐसे नहीं दिया जाता, इसके लिए आपको पूरा एप्लीकेशन फाइल वगैरह करना होता है ऑफिस के अंदर में। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ तो जीआई टैग जो है ना इंडिया के अंदर में, ये गवर्न कौन करता है, जो भी जीआई टैग है दुनिया भर में इसको देखने का काम कौन करता है, इसको गवर्न करता है हमारे पास में एक एक्ट है जिसका नाम है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस एक्ट के माध्यम से इसको गवर्न किया जाता है। और ये देता कौन है जीआई टैग, तो इसके लिए यहाँ पर आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री देखने को मिलती है, चेन्नई में ये देता है, यहीं पर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। ठीक है ना। इससे क्या होता है, बेसिकली व्यापार के अंदर आपको एक बढ़ावा देखने को मिलता है ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी बढ़ावा मिलेगा जो भी, क्योंकि आपके पास में एक स्पेशल क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लोग जो है उसी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा व्यापार भी कर पाते हो, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। बाकी जीआई टैग के बेनिफिट्स क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा, यानी कि ये जो सामान है ना ये आप ही के यहाँ मिल रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया है तो वो उसी एरिया में जाना जाएगा कि हाँ ये इसी एरिया से बिलोंग करता है। साथ ही साथ में उस एरिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ेगा, लोग लेना पसंद करेंगे उस चीज़ को, उसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर डेवलप होने लगती है। समझ में आई बात। अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो यूपीएससी ने साल 2018 में, ज़्यादा पुराना भी नहीं क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि इंडिया ने लेकर आया है द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999। हमारे पास में जीआई टैग को लेकर एक एक्ट है जो कि इस पूरे के प्रोसेस को गवर्न करने का काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो भारत के पास में ये एक्ट है। आखिरकार ये जो एक्ट है ये कौन सी बॉडी की जो भी ऑब्लिगेशंस है, कौन सी बॉडी के यहाँ पे आप कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का काम करता है, आपको ये बताना है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। पहला ये बोलता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या फिर चौथा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उनको यहाँ पर फॉलो करने का काम करता है, उनको यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करता है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको ये ध्यान में रखना है कि निहोंशु आखिरकार है क्या, क्योंकि देखो ये साल 2022 का क्वेश्चन है, यानी कि इसी साल प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था गुच्ची को लेकर। तो गुच्ची को पिछले साल जीआई टैग मिला था और इस साल क्वेश्चन बन गया था कि विद रेफरेंस टू गुच्ची, कभी कभी न्यूज़ में ये देखने को मिलता है। बताओ गुच्ची यहाँ पर है क्या, इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये एक फंगस है, ये कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज़ में ग्रो होता है, या फिर यहाँ पर ये एक कमर्शियली कल्टिवेटेड देखने को मिलेगा हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सी देखने को मिलेगा, 1 और 2 इसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक फंगस है और प्लस ये कुछ हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको जीआई टैग मिला था पिछले साल, इस वजह से यहाँ पर गुच्ची को लेकर क्वेश्चन बन गया था। ठीक है ना, ये बेसिकली यहाँ पर एक मशरूम की स्पीशी देखने को मिलती है। तो इस बेसिस पर आपको यहाँ पर अपना जो कंटेंट है वो तैयार कर लेना है।
अगला छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो हाई कोर्ट ने अभी यहाँ पर देखो केरला के अंदर ना रिसेंटली एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है। वो बवाल मैंने संडे को कवर किया था। अंधविश्वासियों के चक्कर में, ढोंगी को के चक्कर में क्या होता है ना कि कभी कभी जो इंसान है जब इन अंधविश्वासियों के चक्कर में पड़ता है ना तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। वही केरला में हुआ था, जहाँ पे जो एक कपल है, एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि जो ढोंगी बाबा है ना उसके चक्कर में फंस गए। क्या आप कह सकते हो, वो काला जादू वगैरह करते हैं ना, तो उनके चक्कर में यहाँ पर फंस गया। और वो काला जादू करता था, उसने लालच दिया मैं तुमको अमीर कर दूंगा, और वो दोनों उसकी चपेट में आ गए। और चपेट में आने के बाद में 2 औरतों की यहाँ पर उन्होंने मृत्यु कर दी बहुत बुरी तरह से। तो ये आप कह सकते हो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इसकी चक्कर में हाई कोर्ट ने यहाँ पर अभी केरला सरकार से उनका मुंह मांगा है कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हो, ये जो सुपरस्टिशंस है ना इनके अगेंस्ट में किस प्रकार से आप लॉ लाने का काम कर रहे हो। ये जो काला जादू वगैरह हो रहा है या फिर अंधविश्वास की तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो उन चीज़ों को लेकर कोई एक्ट वगैरह के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसको लेकर यहाँ पर केरला सरकार से कुछ कदम उठाने के लिए मांगा है। तो केरला सरकार ने यहाँ पर मेंशन किया है कि देखो पहले हम लोगों ने कोशिश की भी थी, यहाँ पे जो स्टेट लॉ है, स्टेट लॉ रिफॉर्म्स कमीशन है ना, इन्होंने यहाँ पर एक बिल रिकमेंड किया था पहले, और उस बिल के अंदर मेंशन किया था कि जो भी ब्लैक मैजिक होगा ना, उस ब्लैक मैजिक काला जादू होगा उसको रोकने का ये काम करेगा, उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ रही है। काला जादू वाले जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारी निकल कर आ रही हैं अलग अलग राज्यों से। बट यहाँ पर अभी केरला की न्यूज़ थोड़ी सी खतरनाक थी जो कि रिसेंटली निकल कर आई है, जिसके चक्कर में केरला सरकार किस प्रकार से काम करी है, केरला सरकार कैसे यहाँ पर कुछ सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट में लॉ को लेकर काम कर रही है, उसको लेकर हाई कोर्ट ने यहाँ पर मांग करी है। ठीक है ना। तो मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है अभी पढ़ने लायक। अभी जब कुछ आने वाले टाइम पर इसके बारे में आएगा, देखो पॉसिबिलिटी है ब्लैक मैजिक को लेकर, जो ब्लैक मैजिक काला जादू होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक्ट जो है वो न्यूज़ में आने वाला है पक्का। और उसके बाद यहाँ पे आप उसको कवर कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पर कुछ इसमें डिटेलिंग्स कवर करने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर सरकार ये बोलती है कि देखो हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ ना स्टेप्स उठा रखे हैं, कुछ स्टेप्स उठाए लिए हैं कुछ ऐसा लॉ लाने के लिए। तो आने वाले टाइम पर कोई ना कोई एक नया लॉ आने वाला है या कुछ पुराने लॉज में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पर ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ अब जो अगला आर्टिकल छोटा सा देखने को मिलता है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्या बात की जा रही है। 6 जो स्पाइडर की स्पीशी है, जो मकड़ी होती है ना, उसकी 6 नई प्रजातियां यहाँ पर डिस्कवर करी गई हैं हमारे देश में। तो जो स्पीशी के नेम वगैरह हैं वो थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। वैसे अभी तक कोई ऐसे स्पीशी के नेम को लेकर क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन कोई भी हम लोग ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि आगे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, तो इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि केरला से इन 6 नई मकड़ियों की प्रजातियों को डिस्कवर किया है। जो ये नई आपको स्पीशीज़ देखने को मिल रही हैं, ये अलग अलग जगह से पाई गई हैं। अलग अलग जगह से मतलब यहाँ पर कहने का है कि सभी केरला से नहीं पाई गई हैं, अलग अलग जगह से आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे बोला गया एक स्पीशी आपको देखने को मिल जाती है मेघालय के गारो हिल्स में मिली है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के थार डेजर्ट से। देन वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर कोटापरा हिल्स से। देन उसके बाद में यहाँ पे कुथुमंगलम, थुम्बुरमुजी, ये अलग अलग जगह के नाम दिए गए हैं। इन अलग अलग एरिया से ये 6 अलग अलग प्रकार की मकड़ियों की प्रजातियां पाई गई हैं। और ये जो मकड़ियों की प्रजातियां हैं, इनके ऊपर स्टडीज़ वगैरह चल रही है। अब जिन्होंने भी यहाँ पर इनको डिस्कवर किया है, इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनके नाम दिए गए हैं। वो नाम आपसे कहीं नहीं पूछने वाले हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा जोर मत देना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। जो ये बेसिकली 6 प्रजातियाँ हैं ना, इनको कुछ रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है। वो रिसर्चर्स बिलोंग करते हैं क्राइस्ट कॉलेज से, जो कि आपको केरला में नज़र आता है। अब ये जो स्टडी यहाँ पर लगातार कंडक्ट करी गई है इन अलग अलग मकड़ियों के ऊपर, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आर्टिकल में कुछ ऐसा पढ़ने लायक नहीं है, बस खाली यह है कि एक छोटी सी न्यूज़ है, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इसके बारे में कि आप लोग थोड़ा बहुत जान सको। बाकी यहाँ पर कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो आप लोग लिख सको एग्ज़ाम में यहाँ पर रेलिवेंट हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं, थोड़े आपको कठिन से ये नाम देखने को मिलेंगे। ये मैं पीडीएफ के अंदर आपको दूंगा ना, तो क्योंकि मैं भी रीड ही करूँगा इनको, तो मैं आपको पीडीएफ में ये बेसिकली आर्टिकल प्रोवाइड करवाऊंगा, तो पीडीएफ में आप लोग भी रीड कर सकते हो। ये अलग अलग 6 जो स्पीशीज़ है ना, उनके नाम है, साइंटिफिक नाम है, बहुत टफ नाम है, लेकिन आराम से यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो इससे अच्छा
मैं इसको PDF में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली रीड कर सकोगे, ठीक है ना, टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ आता है। देखो ये आर्टिकल बहुत रेलिवेंट होने वाला है, ऐसे आर्टिकल मत छोड़ा करो, GS पेपर नंबर 2 के अंदर पॉलिटी में आप इसको लिंक कर पाओगे। बात क्या की जा रही है, कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन टू फ्रेम यूनिवर्सल सिविल कोड। देखो UCC बहुत बार आपने सुना होगा, यूनिवर्सल सिविल कोड, अगर नहीं सुना है तो आज आपको इसके बारे में सारी बातें पता चल जाएंगी। देखो हुआ क्या है, जो सिटीजन्स हैं अलग अलग रिलीजन से आपको बिलोंग करते हुए नज़र आते हैं। भारत में अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं, साथ में मिलकर रह रहे हैं। इसी को हम लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं, इसी को हम लोग इंडिया की ब्यूटी बोलते हैं कि अलग अलग रिलीजन एक साथ मिलकर बहुत लंबे समय से आपको देखने को मिलता है कि रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इनके खुद के पर्सनल लॉज को लेकर काफ़ी सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं। अब वो जो डिस्प्यूट है ना, वो अलग अलग लॉज के हिसाब से देखने होते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में कि एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ध्यान ये रखो कि बोला ये जा रहा है कि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दी किसको, सरकार को। बोला कि देखो आप यहाँ पर कुछ ये जो यूनिवर्सल सिविल कोड है ना, इसको लेकर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फ्रेम करो, यूनिवर्सल सिविल लॉ को यहाँ पर इन सिविल कोड को लागू करने के लिए यहाँ पर काम करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं। लेकिन सरकार यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स में क्या बोलती है, सरकार ये बोलती है जो भी कानून बनाने की पावर है ना, वो किसके पास में, लेजिस्लेटिव के पास में, यानी सरकार के पास में आपको देखने को मिलेगी, पार्लियामेंट के पास में देखने को मिलेगी कानून बनाने की पावर। यहाँ पे जो कोर्ट है ना, कोर्ट आप मतलब कि कोर्ट हम लोगों को ये डायरेक्शन वगैरह नहीं दे सकता, हम अपने आप यहाँ पर ये काम कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक आपको डिस्प्यूट सा नज़र आएगा। आप इस डिस्प्यूट को समझने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक कवर करवाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव की बात करें तो यहाँ पर ये लोग लॉज को बनाते हैं, कानून यहाँ पर बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव यहाँ पर इनको लागू करने का काम करता है, इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। जुडिशरी इंश्योर ये करता है कि ये जो कानून बने हैं इनको सही से फॉलो किया जाए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो जो पर्टिकुलर केस है वो आपको कोर्ट में जाता हुआ नज़र आता है ना। तो ये जुडिशरी यहाँ पर उस चीज़ को इंश्योर करती है कि ये जो कानून यहाँ पे बना है, लागू हुआ है, अब वो सही से यहाँ पर चलता रहे। तो इन तीनों का काम एक बहुत बड़ा काम देखने को मिलता है। तो इसमें लॉज बनाने की पावर्स लेजिस्लेचर के पास में है, तो हमारी सरकार के पास में आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी चक्कर में ये थोड़ा सा टसल क्रिएट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको लेकर यहाँ पर आपको एक तरीके से लॉज वगैरह बनाने चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ पे बोलती है कि जो कोर्ट है ये हम लोग को कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता है इस चीज़ को लेकर, ये हम लोग को कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता है, हम अपने आप यहाँ पर ये थोड़ा जो काम है इसको कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब बात आती है यहाँ पर यूनिवर्सल सिविल कोड की। आखिरकार ये यूनिवर्सल सिविल कोड है क्या। देखो यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के अंदर चर्चा की गई है। अब आर्टिकल 44 को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बात बताता हूँ। नाउ जब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जब आप लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 के अंदर आपको ये फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स नज़र आते हैं। उसके बाद में 35 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक आपको देखने को मिलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर 51A के अंदर में आपको देखने को मिल जाता है, 51A बाद में अलग से ऐड करा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है ना, मतलब अलग से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती हैं 51A में, जो 11 ड्यूटीज़ आपको नज़र आती हैं। तो जो DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहीं पर आप देख पाओगे अलग अलग आर्टिकल हैं 35 से लेकर 51 तक। तो जो आर्टिकल 44 है ये कहाँ पर आएगा, ये आर्टिकल 44 आपको DPSP में देखने को मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में आपको ये नज़र आएगा। तो ये जो यूनिवर्सल सिविल कोड है ना, बेसिकली ये आपका एक DPSP है, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और बताने की कोशिश करता हूँ। देखो इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन्स साथ में मिलकर रह रहे हैं। अब होता यह है कि आपस में कोई भी डिस्प्यूट होता है, सपोज़ यहाँ पर अगर किसी रिलीजन के अंदर हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, अब सपोज़ यहाँ पर इनके रिलीजन के बीच में कोई भी शादी हो रही है, डाइवोर्स हो रहा है, कुछ और यहाँ पर इशू हो रहा है, तो क्या होता है कि इनके लॉज के हिसाब से, क्योंकि आपको पता होगा हिंदूज़ के लिए हिंदूज़ लॉज अलग से देखने को मिलेंगे, है ना, मुस्लिम्स के लिए जो मुस्लिम लॉ हैं वो आपको अलग से देखने को मिलेंगे, मतलब अलग अलग रिलीजन के आपको इस प्रकार से अलग अलग पर्सनल लॉज नज़र आते हैं। तो होता क्या है कि अब इन रिलीजन से संबंधित अगर कोई केस निकल कर आता है, जैसे कि हिंदू से रिलेटेड कोई केस आया या मुस्लिम से रिलेटेड कोई केस आया, तो उसको क्या करना पड़ता है, उनके पर्सनल लॉज के हिसाब से देखना पड़ता है।
कोई डाइवोर्स का केस निकल कर आया तो उनके खुद के पर्सनल लॉस के हिसाब से यहाँ पर देखना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा गया यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मेजर पर्पस क्या है कि जितने भी ये अलग अलग पर्सनल लॉज है ना, कोई भी पर्टिकुलर केस निकल कर आया शादी वगैरह का, डाइवोर्स वगैरह का, और जो कि हम लोग अलग अलग पर्सनल लॉज से देख रहे हैं ना, वो पर्सनल लॉज की जगह हमारे पास में एक ही कानून होना चाहिए। मतलब एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक ही कानून होना चाहिए। उसी कानून से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रिलीजन है उन सब का केस देखेंगे। मतलब हिंदूज, मुस्लिम्स, यहाँ पे जो भी अलग अलग रिलीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके जो भी अगर कोई केस निकल कर आता है उन सबको इसी कानून की मदद से, यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड की मदद से ही उसको देखा जाएगा, है ना। एक ही लॉ की मदद से यहाँ पर उनको टैकल किया जाएगा, एक ही लॉ की मदद से यहाँ पर सभी को जस्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग अलग उनके पर्सनल लॉस की मदद से हम लोग उन केस को निपटाएंगे, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सिविल कोड का पर्पज़ आप लोग समझ रहे होंगे कि एक ही कानून हो सभी लोगों के लिए, वही कानून सभी के ऊपर लागू होगा, वही लॉ सभी लोगों के ऊपर लागू होगा, कोई भी अलग से पर्सनल लॉस लागू नहीं होंगे। इससे क्या होगा, इससे काम बहुत जल्दी होगा, स्पीडी जस्टिस मिलेगा। आप ऐसा कह सकते हो, केस भी बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर निपटेंगे, ऐसा आप यहाँ कह सकते हो। क्लियर हुआ। तो वो बात यहाँ पर आर्टिकल में देखने को मिलती है। समझ में आ गई सारी बातें। अब मैं आपको यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में कुछ बेसिक सा डेटा है, यूनिवर्सल कह लो या यूनिफॉर्म सिविल कोड कह लो, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक सा डेटा समझेंगे। आर्टिकल 44 के अंदर, यानी हमारे संविधान में डीपीएसपी के अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है। मैंने आपको बता दिया, संविधान बोलता है यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में कि जो यूनिवर्सल सिविल कोड है ना, ये सिटीजन्स के लिए लेकर आना चाहिए। इस प्रकार से डीपीएसपी के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब क्या है इसका, जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आपके पास में जितने भी आर्टिकल हैं, आपका सपोज़ कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया है, ठीक है ना, आपका कोई जो हक है ना, मूल अधिकार, उसका हनन हो गया है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। हाँ, क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हो। कोर्ट में जा सकते हो, बता सकते हो कि हाँ मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, वो केस चलेगा। लेकिन क्या डीपीएसपी को लेकर ऐसी चीज़ें हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो डीपीएसपी का अगर वॉयलेशन होता है तो ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट है। आप कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर नहीं जा सकते अगर आपका डीपीएसपी का वॉयलेशन होता है तो। हाँ, फंडामेंटल राइट का होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है ना। तो वो बात यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो डीपीएसपी मैंने आपको समझा दिया एग्जैक्टली क्या है, और यहाँ पर ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है। और आर्टिकल 44 भी डीपीएसपी है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है कि हमारे पास में सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया है, बहुत लंबे समय से मांग चली है कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नाउ यूनिफॉर्म कोड्स का अगर हम लोग भारत में स्टेटस देखें तो कहाँ कहाँ पर नज़र आता है। देखो, हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे अलग अलग एक्ट हैं जो कि अलग अलग रिलीजन को एक ही कानून के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। उन रिलीजन के जो केसेस हैं वो एक ही कानून के माध्यम से देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया के जितने भी आप कानून देखते हो, तो उसमें जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सिविल प्रोसीजर कोड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, पार्टनरशिप एक्ट 1932, एविडेंस एक्ट 1872, ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि यूनिफॉर्म कोड की तरह ही काम करते हैं। इसमें अलग अलग पर्सनल लॉज किसी भी रिलीजन के नहीं देखने को मिलेंगे। कोई भी केस निकल कर आता है तो इन्हीं पर्टिकुलर यही जो बेसिकली एक लॉ है, यही बेसिकली कानून है जो कि हर एक रिलीजन को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है, या फिर उनके जो केसेस हैं, बेसिकली उनके जो मैटर्स हैं, वो इन्हीं कानून से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रकार के ही आपको इस प्रकार से अलग अलग एक्ट नज़र आते हैं जो कि ऑलरेडी आपको एग्जिस्ट करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इनमें भी इतने सारे बदलाव हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं अब डाइवर्सिटी आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो इसी चक्कर में हम लोगों को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए ताकि एक ही कानून हो, उसी से हम लोग सारे पर्टिकुलर केसेस को देख पाएँ अलग अलग रिलीजन्स के। नाउ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जितनी चर्चा हो रही है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। देखो, ये कॉलोनियल एरा का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, अंग्रेज हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करी थी 1835 में, और जोर दिया था कि हम लोग को एक यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है, और जितने भी क्राइम्स वगैरह हैं उन सब को लेकर जो भी लॉज वगैरह हैं वो सब एक ही लॉ होना चाहिए, और सभी लोगों को एक ही लॉ के माध्यम से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देख पाओगे BN राव कमेटी भी आती है ना। तो BN राव कमेटी भी यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मेंशन करती है। देन आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड की कब से होने लगी। सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी शाह बानो केस के बाद में। एक शाह बानो केस हुआ था, मैंने आपको डिटेल में वैसे पढ़ा रखा है,
आप लोग एक बार सर्च कर सकते हो, मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा बाद में, अभी थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझ लेना, ठीक है, इतना समझ जाओगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो इनके हस्बैंड के साथ में यहाँ पर ही पूरा का पूरा केस हो गया था। तो शाह बानो केस आपको 1985 का देखने को मिलेगा। तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो चर्चा है ना, या फिर इसकी मांग है, वो बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है ना। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और कैसे काम करता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंचाने वाले हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड के एडवांटेजेस क्या हैं, तो पहली चीज़ तो आपके जितने भी लॉज हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। पहले इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन, मैरिज सेरेमनी, इनके जो भी यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसके लिए अलग अलग कानून बने हुए थे अलग अलग रिलीजन के अंदर में, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ रहा था। बट अब यहाँ पर सिर्फ एक ही कानून है, उसके माध्यम से हम लोग इन सारे केसेस को, इन सारे मैटर्स को देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो सिंप्लीफिकेशन है प्रोसेस का, वो आपको देखने को मिलेगा, बहुत आराम से काम किया जा सकता है। दूसरा जो सेक्युलरिज्म है, उसको भी हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसका पालन कर रहे होंगे। सेक्युलरिज्म एक मेजर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है हमारे प्रियम्बल के अंदर में। सेक्युलरिज्म का मतलब जहाँ पर आप कह सकते हो अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस साथ में मिलकर रहती हैं, सब लोग मिलकर साथ में रहते हैं, है ना। जितने भी रिलीजन्स अलग अलग, वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, बहुत लंबे समय से साथ में रह रहे हैं। तो इसी चक्कर में जो सेक्युलर पब्लिक है उनको ज़रूरत होती है एक कॉमन लॉ की। तो आप कह सकते हो इसकी चक्कर में यहाँ पर सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद में जेंडर जस्टिस की अगर हम लोग बात करें, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होता है तो जितने भी पर्सनल लॉज हैं इनके सभी रिलीजन के, वो पर्सनल लॉज हो जाएंगे ख़त्म। तो बेसिकली कोई भी लॉ, अगर पर्सनल लॉ जेंडर बायस है, जेंडर किसी एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ ज़्यादा झुकाव है उस लॉ का, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो वो अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों को देखेगा सभी रीजन्स के अंदर में। तो ये इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस हैं। बाकी चैलेंजेस, कुछ परेशानियां भी नजर आएंगी। चैलेंजेस में सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल देखने को मिलेगा। एक तरफ आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, दूसरी तरफ आर्टिकल 25 को देखोगे जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, वो ये बात करता है कि आपके पास में बिल्कुल छूट है, आपके पास में फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका प्रसार कर सकते हो, है ना। तो आपके पास में आर्टिकल 25 में छूट है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ऊपर बात ये की जा रही है कि पर्सनल लॉस खत्म कर दिए जाएंगे और एक कानून कॉमन सा लेकर आया जाएगा। नीचे आर्टिकल 25 बात करता है कि फ्रीडम है आपके पास में, आप कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मेंशन किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल नज़र आएगा। आर्टिकल 25 के साथ में आर्टिकल 44 का आपको एक क्लैश देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन की गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। बगल में आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं रिजिजू जी, इनका एक स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला इट इज़ द गवर्नमेंट जॉब टू अपॉइंट जजेस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और कल ही ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, है ना। कल मैंने आपको सीजीआई के बारे में पढ़ाया था, याद होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। एक नए सीजीआई आ चुके हैं। अच्छा, एक नए सीजीआई का अपॉइंटमेंट हो चुका है, उनका नाम क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा, उसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। देखो फिलहाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं इनका क्या कहना है, इसको बात को समझना। लॉ मिनिस्टर का कहना है कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जज का अपॉइंटमेंट होता हो, और जब जज का अपॉइंटमेंट होता हो तो खुद जज ही उसको अपॉइंट करे। ऐसा किसी भी देश में नहीं है, लेकिन इंडिया में है। क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता होगा, जैसे हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, तो जजेस को अपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक कॉलेजियम सिस्टम बनाना पड़ता है। कॉलेजियम सिस्टम जिसके अंदर टोटल आपको 5 लोग देखने को मिलते हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। तो ये सब मिलकर पहले आपस में कंसल्टेशन करते हैं, बातचीत करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहिए, यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाएंगे। तो आपस में कंसल्टेशन चलता है, बातचीत चलती है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता चलता नहीं है। फिर उसके बाद लॉ मिनिस्टर तक यहाँ पर रिपोर्ट जाती है। लॉ मिनिस्टर आगे रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर बताएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर आगे प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, फिर प्रेसिडेंट यहाँ पर फाइनली अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ये पूरा प्रोसेस होता है, कल ही मैंने आपको समझाया था, याद आ रहा होगा आपको, है ना। तो ऐसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो लॉ मिनिस्टर का कहना यहाँ पर यह है कि ऐसा किसी और देश में नहीं होता कि जजेस जो हैं वो खुद दूसरे जज को अपॉइंट कर रहे हो, क्योंकि इसमें यहाँ पर पॉलिटिक्स नज़र आती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जुडिशरी के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं पता, है ना। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ नहीं पता। यहाँ पर आपको नेपोटिज्म भी देखने को मिल सकता है। जो 5 जजेस ने कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है उनका,
जो यहाँ पर जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं दूसरे जजेस को, तो उनके बीच में नेपोटिज्म नज़र आ सकता है, वो अपने ही लोगों को आगे एक बढ़ावा दे सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लॉ मिनिस्टर का एक रिकमेंडेशन है, कभी इसके ऊपर डिबेट भी हो सकती है एक इंटरेस्टिंग सी, तो आपको पता होना चाहिए, पूरे पॉइंट आप दिमाग में तैयार कर लो। तो इनका इसी चक्कर में कहना है कि यहाँ पे सरकार ही होनी चाहिए, सरकार का काम होना चाहिए कि जजेस को अपॉइंट करा जाए, ना कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ना कि कॉलेजियम सिस्टम का। समझ में आई बात? आई होप आपको यहाँ पर यह बहुत अच्छे से एक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। इंडिया फ्रांस के रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। बात क्या की जा रही है, तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों यहाँ पर इंडिया में विजिट कर सकते हैं अगले साल आ सकते हैं। देखो अभी करेंट टाइम पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैं, और अभी लगभग आज से 3-4 महीने पहले फ्रांस में इलेक्शंस हुए थे, याद होगा, वो पढ़ाया भी था आपको। तब ये इमैनुअल मैक्रों एक प्रेसिडेंट बने थे। तो क्या जो अभी इलेक्शन हुए हैं इस समय ये प्रेसिडेंट बने, इससे पहले कौन था फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट? तो इससे पहले भी यही थे, इमैनुअल मैक्रों। लेकिन अब जब बात वाले रिसेंट वाले जो इलेक्शन हुए हैं, हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद ये दोबारा से प्रेसिडेंट बने हैं ना, उसके बाद इंडिया में इनकी कोई विजिट नहीं हुई है। तो अब 2023 में यानी अगले साल जो ये इनकी विजिट होगी, ये इलेक्शन के बाद आप कह सकते हो पहली इनकी विजिट देखने को मिलेगी। ठीक है ना, वो बात यहाँ पे बताई गई है। फिर मेंशन किया गया कि जो इमैनुअल मैक्रों हैं ये आने के बाद में क्या क्या करने वाले हैं, मतलब किस किस चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। इनका कहना यह है कि टेक्निकल, फाइनेंशियल, जो सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी इश्यूज़ हैं ना, इनको यहाँ पे पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ में जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी महाराष्ट्र के अंदर जैतापुर के अंदर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जैतापुर में महाराष्ट्र में लगाए जा रहे हैं। तो बेसिकली इनको भी यहाँ पर बनाया जाएगा। ये फ्रांस के असिस्टेंस के माध्यम से, फ्रांस के सपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। तो इमैनुअल मैक्रों की यहाँ पर जो विजिट होने वाली है ना, वो बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियर पावर को लेकर पूरी तरह से इस टॉपिक के ऊपर काम किया जाएगा। फ्रांस की कंपनी है EDF, इन्होंने यहाँ पर ऑफर किया है कि 6 यूरोपियन प्रेशर्ड रिएक्टर्स हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इंडिया के अंदर में। ठीक है ना, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये चर्चा की जाएगी। और लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं तो ये फ्रांस की ये EDF कंपनी ने ही क्या किया था, जो एक तरीके से हमारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, NPCIL, इसको यहाँ पर इन्होंने पूरा एक रिपोर्ट सबमिट किया था। और बेसिकली यहाँ पर इन्होंने उसी समय बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा देंगे। उसी को लेकर यहाँ पर नेक्स्ट ईयर एक विजिट होने वाली है, जहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट आएंगे, और ये बेसिकली न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर पावर के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा काम किया जाएगा। जो 6 न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रपोजल हुआ है, ये रिएक्टर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहलाए जाएंगे आने वाले टाइम पर, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी एनर्जी जनरेट कर देने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ से एनर्जी का जनरेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो मैक्रों की विजिट होगी इंडिया में अगले साल। जो मेन एजेंडा होने वाला है वो है न्यूक्लियर पावर, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस की कुछ कंपनीज़ भारत में यहाँ पर ये सेटअप करेगी न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसी को लेकर ये डिस्कशन किया जाएगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाया जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन? अब मैं आपको थोड़ा सा इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपने करंट इशू पढ़ लिया और यहाँ से क्वेश्चन बनना भी नहीं है। आपको पता है कि क्या पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इंडिया फ्रांस के रिलेशंस आपको पूरे प्रॉपर पता होना चाहिए। ये टॉपिक जो करंट में पढ़ा है आपने, वो एक ऐसा टॉपिक है कि आप अपने इंडिया फ्रांस के रिलेशंस आपने पहले से तैयार कर रखे थे, उसमें इस पॉइंट को अलग से ऐड कर दो, बस इसीलिए यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन किया गया है ना। जो हम लोग इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, तो बहुत अच्छे से दिमाग खोलकर इन सारी चीज़ों को सुनते हुए चलना। जो फ्रांस है ना, फ्रांस एक ऐसा पहला देश देखने को मिला था जिसने शीत युद्ध के बाद में इंडिया के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन किया, यानी कि भारत के साथ में जो पार्टनरशिप है उसको यहाँ पर बनाकर रखा जैसी कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। और इस टाइप की जो कंट्री है ना फ्रांस, वो पहली देश ऐसा निकल कर आया था। फ्रांस एक उन कंट्रीज़ में से था, उन कुछ कंट्रीज़ में से था जो कि भारत को हर चीज़ में सपोर्ट करता रहा। जैसे इंडिया ने एक डिसीजन लिया था कि 1998 में कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करेंगे, और इस चीज़ में यहाँ पर फ्रांस का भी एक सपोर्ट रहा था। फ्रांस के साथ कुछ ही कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, नहीं तो दुनिया भर की कुछ कंट्रीज़ ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। और करेंट टाइम पे बात करें तो फ्रांस अगेन एक रिलायबल पार्टनर है, क्योंकि फ्रांस कश्मीर को लेकर भी आप कह सकते हो तो इंडिया के सपोर्ट में ज़्यादा रहता है।
डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में अलग अलग लेवल पर बातचीत होती है। दोनों के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो आपस में काफ़ी बार डिस्कशन भी करते हैं, हर साल डिस्कशन चलता रहता है। फिर दोनों कंट्रीज़ के बीच में ना 3 अलग अलग सर्विसेज होती हैं, यानी कि डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, अलग अलग अभ्यास होते हैं, वो भी ध्यान में रखना है। जैसे दोनों देशों के आर्मी के बीच में एक्सरसाइज शक्ति होती है, दोनों कंट्रीज़ के नेवी के बीच में एक्सरसाइज वरुण, दोनों कंट्रीज़ के एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज गरुड़। ये अलग अलग अभ्यास यहाँ पर इन सभी कंट्रीज़ के बीच में, इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में होता है। और आपको पता होगा जो राफाल है वो राफाल भी हम लोगों ने फ्रांस से ही परचेज़ किया है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंडिया ने यहाँ पर फ्रांस के साथ में और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, बहुत सारे वेपन्स हम लोग परचेज़ करते हैं। जैसे इंडिया ने फ्रांस की जो ये फर्म है ना, इनसे अभी 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को परचेज़ किया है। इसको लेकर यहाँ पर एग्रीमेंट हम लोगों ने बहुत पहले ही कर लिया था। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक रिलेशंस को देखोगे, व्यापार को देखोगे, तो इंडिया और फ्रांस का जो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार है, इन्वेस्टमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। और खासकर डिफेंस के मामले में देखोगे तो हम लोग बहुत कुछ परचेज़ करते हैं। ग्लोबल एजेंडा की बात करें तो दोनों का ही मेजर टॉपिक क्या है, क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करना, बायोडाइवर्सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर काम करना, ये इनका एक मेजर टॉपिक रहता है। इसके ऊपर ही दोनों मिलकर काम करते रहते हैं। बाकी आपको पता होगा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल है भारत और फ्रांस का। इनफैक्ट भारत और फ्रांस ने मिलकर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया था, ठीक है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। उसी प्रकार का आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा। अभी हमने इंडिया फ्रांस को पढ़ा, अब हम लोग इंडिया रशिया को पढ़ने वाले हैं। बहुत रिलेवेंट आर्टिकल है। बात यहाँ पर की जा रही है AK-203 एजॉल्ट राइफल्स के बारे में। आपको पता होगा जो AK-203 राइफल्स है ना, इन राइफल्स को हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करने के बारे में एक एग्रीमेंट कर लिया था। इंडिया और रशिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट ये था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कोरबा है ना, वहाँ पे हम लोग AK-203 राइफल्स को बनाएंगे, साथ में मिलकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो इसको लेकर होता यह है कि एक एग्रीमेंट हो जाता है पिछले साल दिसंबर के मंथ में, लेकिन इस साल तक लास्ट तक मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करना था। तो बोला यह जा रहा है कि हाँ ठीक है, अभी रिसेंटली पहले तो मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया था, जिसके चक्कर में उत्तर प्रदेश में इन बंदूकों को बनाने पर डिले हो गया और देरी हो गई। तो अब बोला यही जा रहा है कि इस साल के एंड तक, साल 2022 के अंत तक अगर हम लोग देखें तो इंडिया और फ्रांस साथ में मिलकर, इंडिया फ्रांस बोल रहा हूँ, इंडिया और रशिया साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश के कोरबा में ये AK-203 राइफल्स को बनाएंगे। इन AK-203 राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको देखने को मिल रही है ना, ये बेसिकली पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ पर इन कैलाशनिकोव AK-203 एजॉल्ट राइफल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट होने वाली है इस साल के एंड से। हमारे प्लान्स यहाँ पर यह हैं कि हम लोग इस प्रोडक्शन को, देखो पहले तो क्या करेगा ना इंडिया, पहले रशिया की मदद से थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करेगा, फिर उसके बाद में हम लोग 100% प्रोडक्शन खुद भी करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। इस प्रकार का ये एग्रीमेंट है। 6 लाख से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर AK-203 राइफल्स को बनाने वाले हैं, ऐसा आप कह सकते हो। हालांकि रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर हुआ है ना, इसके बाद ही यहाँ पर ये सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है। हमारे जो प्रोजेक्ट है डिले पे डिले हो गया है, लेकिन अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, ऐसा यहाँ पर रशिया की साइड से स्टेटमेंट निकल कर आया है। और कहना यह है कि अभी इस साल के एंड तक हम लोग उत्तर प्रदेश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर देंगे। कैलाशनिकोव, आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी मूवी में सुना होगा, है ना। तो कैलाशनिकोव AK-203 एजॉल्ट राइफल्स ये देखने को मिलती हैं। समझ में आई बात। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताता हूँ इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन। ये तो आप लोगों ने करंट इशू पढ़ लिया कि हाँ इस साल के एंड तक इस चीज़ का जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको इंडिया और रशिया के डिफेंस टाइज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। डिफेंस टाइज जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ध्यान से यहाँ पर आपको सुनना है। देखो भारत, अगर हम लोग बात करें तो एक समय था जब पूरी तरह से डिपेंडेंट था, पूरी तरह से किसके ऊपर, अंग्रेज़ों के ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, और दूसरी जो वेस्टर्न नेशंस हैं इनके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंट थे। किस चीज़ को लेकर? आर्म्स इंपोर्ट को लेकर, इनसे हथियार खरीदा करते थे। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद होता है, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद में आप देखोगे ना तो 1970s तक तो हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट थे। जैसे कि खासकर अंग्रेज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, वेस्टर्न नेशंस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, इनसे हथियार परचेज़ किया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद, देश की आज़ादी के बाद में, भारत ने क्या किया, अपना सिस्टम बदल दिया। अब हम लोगों ने कुछ हथियार USSR से परचेज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा
ये कहानी 1991 से पहले की है। तो 1991 से पहले पूरा यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो यूएसएसआर से हम लोगों ने यहाँ पर इन वेपन्स को परचेज़ करना बाद में स्टार्ट किया और काफ़ी कुछ परचेज़ किया भी। फिर यूएसएसआर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया था। हालांकि बाद में 1991 के बाद यूएसएसआर टूटा, रशिया उसमें से अलग हुआ और बाकी सारे अलग अलग देश निकल कर आए। तो जो रशिया है, फिर बाद में आप कह सकते हो तो रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। रशिया ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट हथियार हम लोग को प्रोवाइड करवाए हैं। सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, टैंक, गन, फाइटर जेट, मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें भारत ने यहाँ पर टाइम टू टाइम रशिया से परचेज़ करी हैं। और अगर आप लोग देखोगे तो रशिया के लिए भारत एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। मतलब रशिया से हम लोग बहुत सारे हथियार को परचेज़ करते हैं और भारत के लिए जो रशिया है एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हम लोगों को रशिया बहुत सारे हथियार बेचता भी है। साल 2000 से लेकर 2020 तक देखोगे ना तो इन 20-21 सालों में ये देखने को मिलता है कि जो रशिया है, रशिया ने लगभग 66.5% के आसपास इंडिया को ये हथियार इंपोर्ट करे हैं, जिसमें फाइटर जेट, टैंक, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो रशिया एक मेजर एक्सपोर्टर रहा है हमेशा से ही भारत के लिए। इनफैक्ट चाहे वो सुखोई की बात करो या मिग जेट की बात करो, ये सारी चीज़ें ही रशिया से ली गई हैं। या फिर आप कह सकते हो अलग अलग बैटल टैंक्स की बात करो, ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर लो, T-72 MI बैटल टैंक की बात कर लो, T-90S की बात कर लो, ये सारे हथियार वो हैं जो कि करंट टाइम पर हमारी इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर रशियन ओरिजिन वेपन्स ही नज़र आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, यहाँ पर इंडिया और रशिया के बीच में आपको इंपॉर्टेंट डील और एग्रीमेंट्स अभी ये भी ध्यान में रखने हैं। ये कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं जिसको आने वाले टाइम पर पूरा करना है, लेकिन इस वॉर की वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है अभी के टाइम पर। जैसे अगर मैं बताऊं तो साल 2018 की बात है। साल 2018 में अक्टूबर के मंथ में भारत ने रशिया के साथ में $5 बिलियन की एक डील साइन करी थी। किस चीज़ को लेकर? S-400 को लेकर। रशिया से हम लोगों ने S-400 को भी परचेज़ किया हुआ है, उसको लेकर एक डील करी हुई है। फिर दिसंबर 2021 यानी पिछले साल भारत और रशिया ने मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की एक और डील करी थी। 6.1 लाख AK-203 राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर और इंडिया रशिया साथ में मिलकर इसको बनाएंगे। इसको लेकर पिछले साल ये डील करी गई थी। उसके बाद इसी के एडिशनल बेसिस पर बात करें तो रशिया ने यहाँ पर बोला है कि हमारे लिए एक तरीके से वो 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स को बना रहा है हमारी नेवी के लिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप देखोगे तो रशिया ने और भी ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया को दिया है अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर में। और अभी यहाँ पर और भी कुछ काम है, जैसे कि एक फ़ाइनल कॉल अभी लेनी बाकी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया यहाँ पे रशिया से एक चीज़ को लेकर और बातचीत कर रहा है। वो ये है कि हम लोग 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स को यहाँ पर रशिया से लेने वाले हैं लीज पर, रेंट पर। उसका नाम होगा चक्र 3 और चक्र 4। तो ये बेसिकली यहाँ पर 2025 तक हमारे पास में डिलीवर हो जाएंगे, ये हमारा टारगेट है। तो आप देख पा रहे होंगे इंडिया और रशिया के डिफेंस रिलेशंस एग्जैक्टली करंट टाइम पर कहाँ पर स्टैंड करते हैं। वो सारी बातें मैंने आप लोग को आर्टिकल के अलावा अलग से जो भी बेसिक पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपको समझा दिया है। फिर उसके बाद इसके बराबर में एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, वी डोंट बिलीव इन हायरार्किकल वर्ल्ड। इस प्रकार से आपको आर्टिकल नज़र आएगा। ये आर्टिकल किस चीज़ को लेकर है? ये आर्टिकल है डिफेंस एक्सपो को लेकर। तो यानी कि कल डिफेंस एक्सपो स्टार्ट हो चुका है। कल बहुत सारे देश आए थे गांधीनगर में, गुजरात में, जहाँ पे इंडिया ने अपने हथियारों का शोकेस किया। बहुत सारी कंट्रीज़ ने आकर उन हथियारों को देखा, अपना इंटरेस्ट दिखाया परचेज़ करने में। और साथ ही साथ में भारत और यूके ने मिलकर एक जॉइंट ग्रुप बना लिया है ताकि अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि यूके की बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पर आई थी। यूके ने बेसिकली डिसाइड किया है कि हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे। अभी यूके की बहुत सारी कंपनीज़ आई थी इंडिया में जिन्होंने यहाँ पर बातचीत करी है इन हथियारों को लेकर, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक पॉइंट। ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये जो पूरा का पूरा एक पेज है ना, ये डेडिकेट करा गया है डिफेंस एक्सपो को लेकर। तो एशिया का लार्जेस्ट और इंडिया का फ्लैगशिप डिफेंस एग्जीबिशन चलाया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, जिसको हम लोगों ने डिफेंस एक्सपो 2022 के नाम से जाना है, ठीक है ना। जैसे कि 19 अक्टूबर, आज 19 अक्टूबर है, ये डेट आपको देखने को मिलेगा। वेन्यू कहाँ पर है? तो महात्मा मंदिर कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर देखने को मिलेगा। 9 बजे से, सुबह 9 बजे से यहाँ पर ये डिफेंस एक्सपो स्टार्ट हो जाना है। इंडिया का एक अभी तक का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। पता है कितने एरिया में हो रहा है? 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको ये देखने को मिल जाता है। ये पूरा का पूरा स्प्रेड है। उसके बाद में बोला गया कि कुछ यहाँ पर पब्लिक डेज भी रखे गए हैं। 21 और 22 अक्टूबर को यहाँ पर पब्लिक डेज भी रखे गए हैं। 75 से ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है।
31 के आसपास जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर इस एग्जीबिशन को अटेंड करेंगे। 18 से लेकर 22 अक्टूबर तक ये पूरा का पूरा लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी चलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी तक का एक सबसे बड़ा ड्रोन शो भी देखने को मिलेगा। इंडिया, अफ्रीका और इंडियन ओशन रीजन वाली जो कंट्रीज़ हैं वो भी आने वाली हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि अब की बार इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, और उनको अगर कोई वेपन परचेज़ करना है तो वो भी यहाँ पर वेपन को परचेज़ कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रही जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने इस एग्जीबिशन को इसलिए रखा है ताकि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर आ सकें, अपना इंटरेस्ट दिखा सकें, जो भी यहाँ पर उनको परचेज़ करना है वेपन्स को वो परचेज़ कर सकें। क्योंकि जब अपना ऑर्डर देंगे तो इससे जो हमारा एक टारगेट है कि 2024-25 तक हम लोगों को अपना डिफेंस इंडस्ट्री को $5 बिलियन तक पहुंचाना है, वो काम हम लोग इस एग्जीबिशन के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये आज के कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स थे, छोटे छोटे आर्टिकल्स थे जो कि आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। और एक रेलिवेंट बात मैं आपको बता दूँ, जो पीडीएफ है उसके साथ साथ आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे आपको येलो कलर के छोटे छोटे सिंबल्स नज़र आएंगे हर आर्टिकल के बराबर में। उसी सिंबल के अंदर वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है जो कि आपके साथ में डिस्कस की गई है। तो आप चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज हम एडिटोरियल डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप कहोगे क्यों? देखो, आज का एडिटोरियल बकवास है। आप एडिटोरियल सेक्शन पर आज रिलैक्स कर सकते हो पूरी तरह से, आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखोगे सारे पॉलिटिक्स से भरे पड़े हैं और सारे के सारे आर्टिकल काम के नहीं हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है और हिंदू के अंदर खासकर होता है। तो आप आज रिलैक्स कर सकते हो एडिटोरियल सेक्शन पर। और ख़ास बात तो यह है, तो आप कहोगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पढ़ा दो, तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर भी कुछ नहीं है। गाम्बिया चाइल्ड डेथ और कफ सिरप को लेकर चर्चा की गई है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज रिलैक्स करो, इस पोर्शन पर जाने की आज आपको आवश्यकता नहीं है। आज जाकर टाइम वेस्ट ना करना है यहाँ पर, और जो भी आर्टिकल आपको पढ़ा दिए गए हैं वही काफ़ी हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, वो आपको मिल चुकी है। ठीक है ना। वो सब आपको टेलीग्राम पर वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये आर्टिकल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक छोटा सा आर्टिकल और है, इसको हम लोग थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। तो बात ये की जा रही है, अमेरिका ने क्या किया है, यूएस ने अभी लगभग 307 एंटीक आइटम्स को भारत को हैंडओवर कर दिया है। देखो, एक समय पर और अभी भी आप देखोगे भारत के पास में बहुत सारे ऐतिहासिक स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। बहुत पुराने ज़माने के स्कल्पचर्स, स्टैचूज़ नज़र आते हैं। तो यहाँ से इंडिया से चुरा कर वो बाहर ले जाए गए अलग अलग देशों के अंदर। तो यूएस के अंदर भी बहुत सारे इस प्रकार के एंटीक आइटम्स ले जाए गए थे। तो यूएस ने अभी यहाँ पर क्या किया है, लगभग 307 अलग अलग एंटीक आइटम्स को भारत को हैंडओवर कर दिया है। इनकी जो वैल्यू है वो लगभग $4 मिलियन के आसपास है। ये सब यहाँ पर एंटीक्स जो है वो भारत के अंदर आ चुके हैं। आप कह सकते हो अनोखी चीज़ें ये सारी रिटर्न कर दी गई हैं। मंडे में ये रिटर्न करी गई थी। अब ये रिटर्न करने पर ऐसा नहीं है कि ये 307 के आइटम्स ये कौन कौन से हैं, 307 के नाम बता दिए गए। एक का भी नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस ये बताया गया कि इन 307 में से 235 आइटम कहाँ से ज़ब्त करे गए, सुभाष कपूर से ज़ब्त करे गए हैं। फिर 5 और आइटम इस पर्टिकुलर व्यक्ति से ज़ब्त करे गए, ये बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ये इसके अलावा कोई ऐसी चर्चा नहीं हो रही है कि यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स हैं। वो आइटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स वगैरह हैं, एंटीक आइटम्स हैं, जो कि अभी रिटर्न कर दिए गए हैं अमेरिका के थ्रू, जो कि इंडिया से कहीं ना कहीं स्टॉल करे गए थे। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। और देखो, आज हमारा वैसे एडिटोरियल डिस्कशन था नहीं, तो फिलहाल मेंस का क्वेश्चन भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आज एक मेंस का क्वेश्चन रख लिया है। मैं आपको दे देता हूँ वो क्वेश्चन, एक सेकेंड को, वो क्वेश्चन ज़रूर से पढ़ लेना। उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, मतलब भले ही आप लोग का आज का एडिटोरियल डिस्कशन ना हो, लेकिन मेंस का क्वेश्चन ज़रूर से लिखना है। और वो मेंस का क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, वो आपको स्क्रीन पर नीचे देखने को मिलेगा। बात करता है, अनप्रेसिडेंट ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी हैज़ ब्लर्ड द बाउंड्रीज ऑफ साइबर स्पेस अक्रॉस द वर्ल्ड, हाईलाइट मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू इंडियाज़ साइबर स्पेस। भारत के अंदर जो ये साइबर स्पेस है, या फिर आप कह सकते हो कि दुनिया भर में, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि जो साइबर अटैक वाली जो सिचुएशन है वो लगातार बढ़ रही है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है,
ये साइबर अटैक का खतरा भी आपको दुनिया भर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको समझाना है कि इंडिया के अंदर जो ये साइबर स्पेस है, इससे संबंधित क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, वो चैलेंजेस भी आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर अपना आंसर आप लोग लिख सकते हो। अपना आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे ही आप लोग यहाँ पर वो लिखोगे पूरा नाम, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। लगभग 32,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, 35,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी आंसर लिख सकते हो और एक दूसरे के आंसर को रिव्यू ज़रूर करना। रिव्यू करने से फ़ायदा यह होगा कि आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और सामने वाले को भी बहुत सारी जो मिस्टेक्स हैं उनकी वो बता पाओगे, अगर मिस्टेक्स उसमें होती है तो। इस कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी जाकर उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर्स वहाँ पर लिखे जाते हैं। बाकी ये था हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल लेक्चर, और ये हमने मेंस का क्वेश्चन भी ले लिया है। अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन का फटाफट आंसर को देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोग उसी को सॉल्व करते हैं। तो 2013 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। इसका करेक्ट आंसर है हाई ऐश कंटेंट और लो सल्फर कंटेंट, यानी कि 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर, इसका ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ हाई ऐश कंटेंट होता है और लो सल्फर कंटेंट आपको कोयले में देखने को मिलेगा। ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो आज कुछ खास नहीं था न्यूज़पेपर के अंदर, छोटे छोटे कुछ आर्टिकल्स जो कि हम लोगों ने कवर कर ही लिए हैं। मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।